अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS में खुशामदीद। वकार शेख के साथ मैं हूं फहद करीम और आप सुन रहे हैं लर्जा तारी कर देने वाली एक सच्ची आबीदी पर मबनी पुरस्कार दास्तान, खूबसूरत चुड़ैल। तो ये सब देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक सफेद साया मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा वो सना है। उसने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे माफी मांगने लगी। सफीर भाई, मुझे माफ कर दी, मैं इतना ही चाहती हूँ। मेरा वादा है आइंदा मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। काफी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मायूस होकर चली गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, बेटा इसको माफ कर दो, ये तुमसे माफी मांग रही है। ये बहुत बड़ी सजा है कि सबके सामने इसका चेहरा बेनकाब हो गया। मैं पीर बाबा की बात करने ही वाला था कि मेरे कानों में आवाज आई, ये सब नजर का धोखा है, ये मैं नहीं हूं, तुम अपना अमल जारी रखो, जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी वहां से चले गए। मैं उसी चक्कर में था कि चिल्ला किसी तरह पूरा हुआ। सुबह होने से पहले कब्रिस्तान एक शोर से जाग उठा था। कब्रों से मुर्दों के निकलने, दरख्तों के टूटने, परिंदों के बेचैन होकर हवा में उड़ने की आवाजें सुनाई दी। कुछ दरख्तों को आग लग गई, पर जिस कब्र पर मैं बैठा था वो मुसलसल तड़प रही थी और मुझे अपना अमल करने में मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने क्या देखा? फिर मैंने देखा कि सना भाभी के साथ चंद और लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। एक दो, वो कदम ब कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त अकबर भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सना को मुआफ कर दिया है, अब तुम भी इसे मुआफ कर दो। पर मैंने उसकी एक ना सुनी तो वो गुस्से में आ गए और मुझ पर कब्रों पर से पत्थर उठा उठा कर मारने लगे, लेकिन कोई भी पत्थर मुझे ना लगा। सभी पत्थर जाकर गिरते रहे। फोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के जरिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फोन तलाश करने लगा। फोन में वही तमाम यादें, वही ख्वाब, वही कब्रें, वो पत्थर मारने की आवाजें। ये इसी असना में मेरा फोन नीचे गिरा। मैंने जल्दी से फोन उठाया और कान से लगाया। हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम कौन? तुम कौन हो मुझे तंग करने वाले? मैं हूं तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ क्या अकबर बात कर रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, वो मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन अकबर? कौन तुम्हें मार देगी? हेलो हेलो अकबर। लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। मैं अचानक उसकी बातों से परेशान हो गया, क्योंकि अकबर की नई नई शादी हुई थी। वो मेरे साथ बैंक में काम करता था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरा नाम सफीर हुसैन है और मैं एक गैर शादीशुदा हूँ और आजाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और उस नहर के पास एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं उसके घर पहुंच गया। अकबर का घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और एक छोटा सा सहन था, जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नजर डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में दुबक कर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाजा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफी देर तक दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया, जो नहर वाली साइड पे थी। ये खिड़की हवेली की पिछली तरफ थी। मैं हवेली की पिछली तरफ गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया, खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताजा खून के निशान थे। मैं खिड़की के जरिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी।
میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی دی لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے بھابھی کو اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا، لیکن میں نے تھانے کال کر دی اور سب حقیقت بتا دی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن کیا یہ نشان تو نہر کی طرف جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازہ پاؤں کے نشان مل گئے اور وہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے کا شور سنائی دیا تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں، میں قبرستان اکیلے نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان لے کر گیا ہے۔ انسپیکٹر نے اپنے ساتھی یعنی اپنے ساتھ آئے 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے اور ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا، میں پہلے اس قبرستان میں کبھی نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے، ہم لوگ ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے۔ پھر انسپیکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپیکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی اور اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر، صبح اس کی حاضری تھی، ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی، اس بات کو شاید 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا انہوں دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپیکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو چکے تھے، اس نے اپنے چچا کے پاس پناہ لی ہوئی تھی، اس کے چچا نے ہی اسے پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ انسپیکٹر صاحب، وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں، شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا میں، بہت نیک دل، ایک اچھی فیملی ہے۔ کہ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپیکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف درخت کے نیچے چلتے گئے، وہاں کافی درخت تھے، ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جمع ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ انسپیکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے گئے۔ بھابھی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ وہ قبرستان کیسے گئیں اور اکبر کو کس نے قتل کیا، یعنی اکبر کا قاتل کون ہے۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا، اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، والد کا بھی بہت ہی برا حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا، شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ ثنا بھابھی پر بھی وہ سب شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہ ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ نے کسی سے میل جول نہ رکھا ہو، ملے جلے نہ ہو، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے، بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا، اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ ہسپتال میں ہی تھے، ان کو پتا تھا کہ بھابھی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپیکٹر سے ہوئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپیکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کافی دیر کے بعد بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب
कैसे केस खान? वो अकेला घर आबादी से दूर रहता था, यानी कम आबादी वाला इलाका था, और उसके घर में सिर्फ वो पहले अकेला ही रहा करता था, और फिर शादी भी अचानक एक अनजान लड़की से हो गई। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन सना भाभी तो बहुत अच्छी है, काफी खिदमत करने वाली है अकबर की। अच्छा, तो वो कहाँ है? क्या जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और अस्पताल में दाखिल है, लेकिन इस वक्त वो बेहोश है। चलो सफीर, अस्पताल चलते हैं, वहां पर ही तमाम तर चीजें वाज़ेह हो सकेंगी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो अकरम भाई वहां मौजूद थे। अकरम भाई, भाभी को होश आया? नहीं यार, वो अभी तक बेहोश है, टेस्ट हो रहा है, वो अंदर थिएटर रूम में है। हम बाहर इंतजार करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए तो खान ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब मरीजा कैसी हैं और होश कब तक आ जाएगा? वो खतरे से बाहर हैं? हाँ, वो खतरे से बाहर हैं और उन्हें होश जल्द ही आ जाएगा। क्या हम देख सकते हैं इसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखा कि खान भाई भाभी को गौर से देख रहा था। ये सना भाभी हैं, अकरम ने कहा। इसको जानते हो? आओ मेरे साथ, बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए और एक तरफ होकर खड़े हो गए तो खान ने बताया, सफीर, ये सना लड़की है जो हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि हर कत्ल होने वाले दुल्हा के साथ हमें इसी की तस्वीर मिली है, लेकिन ये हमें नहीं मिल रही थी। ये क्या कह रही हो? क्या सना भाभी कातिल है अकबर की? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक इसी पे जा रहा है। मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूं। देखो, हर मकतूल की शादी के पहले दिन जो तस्वीर ली गई, या जो हम शादियों में तस्वीर लेते हैं, वो कम से कम शादी के बाद, यानी एक हफ्ते के बाद तक मिलती है। तो जब तक ये लड़की अपना काम करके गायब हो चुकी होती थी। लेकिन ना जाने अब ये किस तरह से पकड़ी गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दरअसल में अकबर के कत्ल होने के कुछ ही देर बाद उसके घर पहुंचा, यानी 5 से 10 मिनट में मैं उसके घर पहुंच गया, तो शायद ये उस वक्त अपना काम करके निकल चुकी होगी। मैंने इसका पीछा किया, मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूं। मैं तो वो फोन के निशानों का पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर खान ने पुलिस स्टेशन फोन किया कि 2 लेडीज आई। मैंने खान से कहा, अगर ये चक्कर है तो हमें किसी दम दरूद वाले से राब्ता करना चाहिए। हाँ सफीर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा एक जानने वाला है, वो बुजुर्ग अमल करते हैं, मैं उनसे जरूर बात करूंगा। जल्दी वो लेडीज पुलिस वहीं आ गई। हम दोनों उस बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक बुजुर्ग थे। उनका आस्ताना हर वक्त पुरहुजूम होता था, हर वक्त कोई ना कोई आपकी खिदमत में मौजूद होता था। खैर, हमने पहली कॉल की थी, इसलिए वो हमारा मुंतजर था। मैंने और इंस्पेक्टर साहब ने सारी बात, यानी हकीकत, पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर ली और वो अमल मुंह में पड़ने लगे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? इस लड़की की हकीकत जानना या इसका खात्मा करना चाहते हो, या फिर कोई सख्त सजा देना चाहते हो? पीर बाबा, आप हमें पहले तो ये बताएं कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रही है? वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और एक चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है, यानी चुड़ैल की बेटी है। उसका इंसान बाप उसको छोड़कर चला गया था, जिसको इसकी चुड़ैल मां ने मार दिया था, और उसकी मां चुड़ैल को एक हिंदू ने चिल्ला काट कर अपनी कैद में कर लिया था। तो उसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। उसके चचा ने उसको पाला था। चचा उसकी हकीकत से लाइल्म था। उसको भी अब तक इस बारे में नहीं पता। जब वो इस लड़की की बार बार शादी करवा रहे थे तो उनको शक नहीं हो रहा था। आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई। हर कोई उस पर एतमाद कर लेता था और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती। 3-4 दिन वो अपनी खुराक भोजती रही और फिर उसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग उठी तो वो अपने शौहर का खून पी गई और हफ्तों के लिए गायब रही। जब उसके चचा को इस हादसे का पता चला तो वो जा बजा उसकी तलाश में था। अस्पतालों में, पुलिस स्टेशन और न जाने कहां कहां उसने तलाश ना किया। जब वो मिलती तो एक नई कहानी सुनाती और अपने मासूमियत का फायदा उठाते हुए, मासूम चेहरे का फायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती
और फिर ताजा दम होकर एक नया शिकार तलाश करने के लिए निकल पड़ती। तो क्या हर बार चचा उसको जहेज देता है? लेकिन पीर बाबा इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन उसके अंदर इंसान का भी खून है, इसीलिए वो कमजोर और थकावट भी महसूस करती है। इस रात जब वो अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ती थी। उसको मालूम हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए जल्दी में वो उस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई, क्योंकि अब उस पर थकावट तारी हो गई थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आप किसके साथ क्या करना चाहते हैं? इसको जिंदा रखकर सजा देना चाहते हो या इसको खत्म करना चाहते हो? क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, जरूर करेगी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसकी मौत उस गोली से वाक़ हो जाए। इसको मारने के लिए उसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद उस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। उसके बाद आप जो सजा देना चाहो वो उसको सजा से तकलीफ देगी, वो सजा उसे बर्दाश्त करना पड़ेगी और आइंदा हो सकता है कि वो ये गलत काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चिल्ले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहले रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। उसने मेरे दोस्त को मारा है और ना जाने कितने लोगों को शिकार बनाया है। ठीक है सफीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने, किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना है और हसार से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज आए या मैं खुद ही आऊं या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी की किसी बात पर अमल नहीं करना है। बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना है। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था। फोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई तो ये इत्तला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई है। उस बारे में और कुछ मालूम ना हुआ। मैंने उसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा, सफीर भाई अब वो चिल्ला करना ही जरूरी होगा। खुदा ना करे वो कोई काम कर दे और किसी की जान चली जाए। सुबह होते ही बैंक गया और बैंक से 5 छुट्टियां ली और इंस्पेक्टर खान के पास गया। मैं पुलिस स्टेशन चला गया। वो मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ तो छुट्टी ले ली है? जी हाँ। ठीक है, बैठो चाय पी लो। तो हम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं और मुझे उसका घर अच्छी तरह से याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया है, इसीलिए उसको दफन करने के लिए सब लोग उसके आबाई गांव गए हुए हैं। क्या सना भाभी भी उनके साथ हैं? जाहिरी बात है कि सना बाजी चचा जहांगीर से बहुत प्यार करती थी, उन्हें तो जाना ही चाहिए था। और उनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। उनके गांव का नाम क्या है? लाल सुंदरवाला है उनका गांव और वो मोटरवे के साथ है। फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सबसे पहले पीर बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा, इस बात का फायदा उठा लो सफीर, तुम अपना चिल्ला आज रात से शुरू कर लो और इंस्पेक्टर खान तुम बेशक इसके पीछे गांव चले जाओ। अगर वो वहां नहीं है तो वो वहां से गायब हो चुकी होगी, तो मुझे इत्तला देना, मैं फिर अमल से पता करूंगा कि वो कहाँ है। ठीक है पीर बाबा, जिस तरह से आपका हुक्म। फिर मैं कब्रिस्तान चला गया और रात के लिए जगह तलाश करने लगा। जल्दी मुझे एक पुराने दरख्त के पास एक पुरानी कब्र मिल गई। मैं उस पर निशान लगाकर आ गया और खाना खाकर सो गया था। मेरी आंख शाम को 5 बजे खुली थी। अभी अंधेरा होने में कुछ देर बाकी थी। मैं अपनी जगह पर पहुंच गया था। वहां पर मैंने हसार खींचा तो मैं उस कब्र पर बैठ गया और चिल्ला शुरू कर दिया। पहली रात सुकून से गुजरी। इंस्पेक्टर खान सना के गांव गया हुआ था। मैं घर आकर सो गया। दिन को बहुत सी कॉलें आई, लेकिन मैंने यस नहीं की। शाम 5 बजे के करीब मैं उठा और खाना वगैरह खाया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अपनी जगह पर पहुंचकर मैं बैठ गया। आज मौसम भी खराब मालूम होता था। चांद का कोई नामो निशान न था। हवा तेज से तेज होती जा रही थी और मुझे चिल्ला करने में मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था कि जब मैं घर से निकला तो मौसम साफ था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम खराब हो गया। खैर, मैं इल्म करने लगा कि आसमान पर बिजली चमकी और बादल शोर करने लगा। हवाएं तेज तेज चलने लगी। बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। मुझे अमल करने में मुश्किल तो हो रही थी।
कुछ देर में बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये क्या बारिश हिसार के बाहर हो रही थी, और जिस जगह मैं था वहां कोई असर ना हो रहा था। बादल खूब बरसा, हर तरफ बरसा, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पानी का एक कतरा भी मेरे करीब नहीं आ रहा था। मौसम अब साफ था, चांद नजर आ रहा था और चांदनी हर चीज को मुनव्वर कर रही थी। बादल का शोर थम चुका था और अब मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा था। सुबह होने से कुछ पहले मुझे इंस्पेक्टर खान अपने पास आता हुआ नजर आया। खान ने कहा, सफीर, ये अमल, ये चिल्ला छोड़ दो। हमने सना को मार दिया है, अब वो मर चुकी है। लेकिन उस वक्त मैं होश में था, मुझे पीर बाबा वाली बात ही याद थी। मैं भला चिल्ला कैसे छोड़ सकता था? मैं चिल्ले में मगन रहा। खान ने कहा, उठ जाओ मेरे दोस्त, क्यों देर कर रहे हो? अपना टाइम जाया कर रहे हो। आओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो। खान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई, वो गायब हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सुबह हुई तो मैं घर लौट आया और खाना खाकर सो गया। शाम को अपने टाइम पर उठा और अपना सख्त इम्तिहान होने वाला था। मैं इसके लिए तैयार था। मैंने आज मगरिब की नमाज कब्रिस्तान के पास अदा की थी, क्योंकि पहले मैं घर में अदा करके जाता था। चिल्ला मैंने अपने टाइम पर शुरू कर दिया। वो तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मुझे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई सफेद साफ कपड़ों में मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना ही है। उन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे मुआफी मांगने लगी। सफीर भाई, मुझे माफ कर दो, मैं इतना ही चाहती हूँ। मेरा वादा है आइंदा मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। काफी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मायूस होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोशी रही, फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, बेटा, इसको माफ कर दो, वो तुमसे मुआफी मांग रही है। उसकी ये सजा बहुत है कि सबके सामने इसका चेहरा बेनकाब हो गया। मैं पीर बाबा की बात करने ही वाला था कि मेरे कानों में आवाज आई, ये सब नजर का धोखा है, ये मैं नहीं हूं, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी वहां से चले गए। मैं उसी चक्कर में था कि ये चिल्ला किस तरह पूरा हुआ। सुबह होने से पहले कब्रिस्तान एक शोर से जाग उठा था। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे, दरख्त टूटने लगे, परिंदे बेचैन होकर हवा में उड़ रहे थे। कुछ दरख्तों को आग लग गई। जिस कब्र पर मैं था वो भी मुसलसल तड़प रही थी और मुझे अपना अमल करने में मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने देखा कि सना बाबी के साथ चंद और लोग मेरी तरफ आ रहे थे, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त अकबर भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सना को मुआफ कर दिया है, अब तुम भी इसको मुआफ कर दो। मैंने उनकी एक ना सुनी तो वो गुस्से में आ गए और मुझ पर कब्रों से पत्थर उठा उठा कर मारने लगे, लेकिन कोई भी पत्थर मुझे ना लगा। सब करीब जाकर गिरते रहे। कुछ देर ये अमल जारी रहा, फिर सब मुर्दे मेरे पास आने लगे। वो पुरानी कब्र भी मुझे परेशान कर रही थी, जिसमें से किसी बुढ़िया की आवाज आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और अमल जारी रखा कि अचानक सब शोर खत्म हो गया। मैंने आंखें खोली तो सना चुड़ैल की बेटी बेहोश पड़ी थी। दूर से मुझे इंस्पेक्टर खान आता हुआ दिखाई दिया। अब सुबह हो चुकी थी। इंस्पेक्टर खान ने बेहोश सना पर फायर किया और उसको हमेशा की नींद सुला दिया। मैं हसार से बाहर निकला। हमने सना की लाश को ताबूत में बंद करके बगैर जनाजे और गुस्ल के ही दफन कर दिया, क्योंकि ना वो मुसलमान थी और ना पूरी इंसान थी, वो तो चुड़ैल की बच्ची थी। मुझे आज भी अकबर की याद आई। उस वाक़े को 10 साल हो गए थे। कैसी लगी मेरी कहानी? अपनी राय से मुझे जरूर नवाजिएगा।